you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 10 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक प्लेन हाईजैकिंग से। आज ही के दिन यानी 10 सितंबर 1976 को 5 लोगों ने एक बोइंग प्लेन हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर्स ने मांग रखी कि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी अपील छापी जाए। अपील क्या थी? ये कि उनकी ज़मीन की आज़ादी के लिए अमेरिका के लोग समर्थन दें, यानी मोटा माटी समझें तो वो अपने मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उछालना चाहते थे ताकि सबका ध्यान इस तरफ चला जाए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्लेन बम धमाके से उड़ा दिया जाएगा। कौन थे ये हाईजैकर्स और वो किस ज़मीन की आज़ादी की मांग कर रहे थे? ये सब जानने से पहले हमें दिल्ली के पालम हवाई अड्डे चलना होगा। 10 सितंबर की सुबह एक बोइंग 737 प्लेन मुंबई जाने के लिए तैयार हो रहा था, बॉम्बे जाने के लिए तैयार हो रहा था उस समय के हिसाब से। प्लेन के पायलट कैप्टन B.R. रेड्डी और को पायलट R.S. यादव सब कुछ चेक करने के बाद टेक ऑफ करते हैं। कुछ ही देर में प्लेन 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। पायलट रेड्डी नो स्मोकिंग का साइन ऑन करते हुए अनाउंस करते हैं कि सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं। इसके बाद को पायलट यादव प्लेन को ऑटो पायलट मोड में सेट करते हैं। तभी कॉकपिट का दरवाज़ा खुलता है और 2 लोग ज़बरदस्ती अंदर चले आते हैं। इससे पहले कि दोनों पायलट कुछ समझ पाते, उनमें से एक आदमी को पायलट यादव की कनपट्टी पर एक 12 बोर की पिस्टल धर देता है। बिल्कुल क्लीशे अंदाज में पायलट और को पायलट को हिदायत दी जाती है, हाथ ऊपर, हिलना मत वरना हम तुम्हें मार देंगे। हमने प्लेन को हाईजैक कर लिया है, प्लेन को लीबिया ले चलो। अब यहाँ पर हाईजैकर्स की तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय मिलता है। जो प्लेन पालम से बॉम्बे तक का फ्यूल लेके चला है वो लीबिया कैसे जा सकता है? ये लोग उसे लीबिया जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। पालम से बम्बई की दूरी तब भी और अब भी 1400 किलोमीटर है और दिल्ली से लीबिया की दूरी तकरीबन 5800 किलोमीटर है। प्लेन किस लिए हाईजैक किया गया था, ये जानने के लिए हमें तब के कश्मीर के हालात को समझना होगा। कश्मीर का शोपिया टाउन सेब के बागों के लिए मशहूर इस शहर से आए दिन आतंकी मुठभेड़ों की खबरें आती रहती हैं, तभी भी आती थी। सितंबर 1976 के रोज़ यहाँ एक बाशिंदे ने दिल्ली सरकार को हिला डालने की ठानी। इस आदमी का नाम था रफ़ीक अहमद मुफ्ती। उसने अपने साथ 4 और लोगों को जोड़ा, अब्दुल हमीद दीवानी, गुलाम नबी, गुलाम रसूल और अब्दुल रशीद मलिक। ये पांचों 1975 में हुए इंदिरा शेख अकॉर्ड से खफा थे। अकॉर्ड के मुताबिक शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में प्लेबिसाइट की मांग छोड़ दी थी। इसके बदले में कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट दिया और वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो गए। रफ़ीक अहमद को लगा कि इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला ने मिलकर कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी की है। नतीजतन उसने अपने 4 साथियों के साथ प्लेन हाईजैक करने का प्लान बना लिया और यही पांचों 10 सितंबर की सुबह बम्बई जाने वाले प्लेन में घुसे और उसे हाईजैक कर लिया। चलिए इसके आगे का किस्सा समझते हैं। टेक ऑफ करते ही सबसे पहले इन्होंने कॉकपिट को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद हड़बड़ी में को पायलट यादव प्लेन का ऑटो पायलट मोड ऑन करते हैं। पालम तक कोई स्ट्रेस सिग्नल पहुंचा दें, इस फिराक में उनकी उंगलियां डैशबोर्ड पर हरकत करने लगती हैं। ये देखकर लीड हाईजैकर रफ़ीक दोनों को दोबारा जान से मारने की धमकी देता है। पायलट रेड्डी उसे समझाते हैं कि प्लेन में इतना ईंधन नहीं है कि उसे लीबिया ले जाया जा सके। रफ़ीक उनसे सबसे नज़दीकी हवाई अड्डे के बारे में पूछते हैं। रेड्डी कहते हैं कि प्लेन को जयपुर या वापस पालम ले जाया जा सकता है। कुछ देर सोचने के बाद लंबी दाढ़ी वाला एक दूसरा हाईजैकर हमीद उनसे कहता है कि प्लेन को कराची ले चलो। रेड्डी उसे दोबारा समझाते हैं कि ये डोमेस्टिक फ़्लाइट है और कराची तक का ईंधन है नहीं। इसके बाद रेड्डी ऑप्शन देते हैं कि अगर भारत में प्लेन को नहीं ही उतारा जा सकता तो उसे लाहौर ले जाया जा सकता है। कॉकपिट में जब ये सब कुछ चल रहा था, बाकी 3 आतंकी पीछे कैबिन में मौजूद थे। उनकी कमर में एमुनिशन बेल्ट और हाथ में बंदूक थी। कॉकपिट में हो रही बातचीत का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। तभी कॉकपिट का दरवाज़ा एक और बार खुलता है। रफ़ीक ने पायलट रेड्डी को कॉलर से पकड़ रखा है, वो उन्हें घसीटता हुआ ले जा रहा है और प्लेन के छोर वाले टॉयलेट में बंद कर देता है पीछे की तरफ। प्लेन को अब सिर्फ को पायलट यादव चला रहे हैं। अब प्लेन का डेस्टिनेशन है लाहौर। पूरे सफ़र में रफ़ीक बार बार को पायलट यादव से पूछता है कि लाहौर पहुंचने में कितनी देर है। यादव उसे चेताते हैं कि अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो इंजन गर्म हो सकता है और उसे नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन रफ़ीक उनसे प्लेन की स्पीड बढ़ाने को कहता रहता है, प्रेशर देता रहता है। कुछ देर बाद प्लेन लाहौर पहुंचता है। को पायलट यादव कंट्रोल टावर से संपर्क करते हैं और लैंडिंग की इजाज़त मांगते हैं। रफ़ीक यादव से रेडियो सेट छीन लेता है। इसके बाद वो कंट्रोल टावर को बताता है कि एक हाईजैक प्लेन उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो बार बार कंट्रोल टावर से कंफर्म करने के लिए पूछता है, ये लाहौर का हवाई अड्डा ही है ना? कंट्रोल टावर से जवाब आता है कि हाँ,
ये लाहौर ही है। लेकिन अब्दुल्ला अब भी यकीन नहीं कर पाता है। घबराहट में वो सोच रहा है कि पायलट ने कहीं कोई चालाकी न कर दी हो। बहरहाल लैंडिंग की इजाज़त मिलती है और प्लेन लाहौर हवाई अड्डे पर लैंड भी हो जाता है। प्लेन के रनवे पर पूरी तरह से रुकने से पहले ही रफ़ीक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बाहर मौजूद लोगों से पूछने लगता है, क्या ये लाहौर ही है? कैसे चिल्लाया होगा? प्लेन की खिड़की खुलती है जो कॉकपिट के सामने होती है। को पायलट यादव से समझाते हैं कि इंजन की आवाज़ के कारण कोई उनकी बात समझ नहीं सकता है। प्लेन के रुकने के बाद जब हाईजैकर्स को तसल्ली हो जाती है कि वो लाहौर में ही हैं, तो रफ़ीक को पायलट यादव को बाहर भेजता है। यादव जाकर पाकिस्तानी अधिकारियों से बात करते हैं। यादव अधिकारियों को बताते हैं कि हाईजैकर्स जल्द से जल्द लीबिया के लिए उड़ान भरना चाहते हैं और इसके लिए ईंधन, इंटरनेशनल रूट मैप्स, नेविगेटर्स आदि की ज़रूरत है। पाकिस्तानी अधिकारी सूझबूझ दिखाते हुए हाईजैकर्स के पास जवाब भिजवाते हैं कि लाहौर भी एक डोमेस्टिक हवाई अड्डा है। इंटरनेशनल उड़ान के लिए ज़रूरी चीज़ें उन्हें भी कराची से मंगवानी पड़ेंगी। शाम तक किसी तरह हाईजैकर्स को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन रफ़ीक अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है। पाकिस्तानी अधिकारी लगातार रफ़ीक से उनकी मांग पूछते हैं उन तमाम हाईजैकर्स की, लेकिन रफ़ीक जवाब देता है कि ये सब वो लीबिया पहुंचकर ही बताएंगे। उसे बताया जाता है कि रात को बिना मैप के उड़ान भरने से किसी दूसरे प्लेन से टकराने का खतरा है। तब जाकर वो अगली सुबह तक का इंतजार करने के लिए तैयार होता है। पाकिस्तानी अधिकारी रफ़ीक से कहते हैं कि सभी यात्रियों की सलामती के लिए उन्हें लाउंज में ले जाना होगा। रफ़ीक इसके लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन साथ में रखता है एक शर्त, ये कि पायलट सहित 4 हाईजैकर्स प्लेन में ही रहेंगे और वो खुद यात्रियों के साथ लाउंज में रुकेगा। यहाँ पर कैप्टन रेड्डी और को पायलट यादव एक और सूझबूझ दिखाते हैं। वो रफ़ीक से कहते हैं कि अगर उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिला तो वो सुबह फ्लाइट उड़ा नहीं पाएंगे। ये सुनकर रफ़ीक उन्हें भी लाउंज तक भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रात 2:30 बजे बस बुलाई जाती है और सारे यात्रियों और क्रू को लाउंज में ले जाया जाता है। प्लेन पूरा खाली हो चुका था, उसमें सिर्फ 4 हाईजैकर्स बचे हुए थे। आगे जो हुआ वो आप गेस कर सकते हैं। सुबह 5:30 बजे लाउंज में दोनों पायलट्स को नींद से जगाया जाता है। एक पाकिस्तानी ऑफिसर उन्हें बताता है कि रात में ही 5 हाईजैकर्स को कब्जे में ले लिया गया। इसके लिए किसी खास ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि रात को 4 हाईजैकर्स को प्लेन में खाना पहुंचाया गया और उसमें मिली थी बेहोशी की दवा। खाना खाकर चारों बेहोश हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रफ़ीक जो लाउंज में यात्रियों के साथ था, उसे भी आसानी से काबू कर लिया गया था। प्लेन में मौजूद 77 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्हें सही सलामत भारत पहुंचा दिया गया। 5 हाईजैकर्स पर पाकिस्तान की अदालत में मुकदमा चला, उन्हें जेल हुई, लेकिन कुछ ही महीने में उन्हें रिहा कर दिया गया। काफ़ी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने उन्हें भारत को नहीं सौंपा और तब से लेकर अब तक वो पाकिस्तान में ही है। 2018 में खबर आई थी कि लीड हाईजैकर रफ़ीक की लाहौर में बीमारी से मौत हो गई। बाकी 4 की कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ हैं और जिंदा भी हैं या नहीं। किस्से की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हाईजैकर्स ने वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी बात छपाने की मांग रखी थी और ये भी कि वो अपनी ज़मीन की आज़ादी की मांग कर रहे थे। किस्से से तो यही लगता है कि कश्मीर की आज़ादी की बात हो रही है, लेकिन भारत से ये मांग वॉशिंगटन पोस्ट में कैसे छपती, ये बात कुछ अचरज की है। दरअसल इस मामले में हमारे राइटर ने यानी कि कमल ने खेल किया है। हुआ ये कि 10 सितंबर 1976 को एक और फ्लाइट हाईजैक हुई थी। इत्तेफाक ये कि उसे भी 5 ही लोगों ने हाईजैक किया था, लेकिन अंतर यह था कि वो फ्लाइट पालम से नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट से उड़ी थी। उसको हाईजैक करने वाले लोग थे क्रोएशिया के। उन दिनों क्रोएशिया एक आज़ाद मुल्क ना होकर यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था। हाईजैकर्स ने मांग रखी कि क्रोएशिया की आज़ादी का मुद्दा अमेरिका के सभी बड़े अखबारों में छपे ताकि उन्हें अमेरिकी लोगों का समर्थन मिल सके। इन लोगों ने प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बाद में पता चला कि उनके पास सिर्फ प्रेशर कुकर्स थे। ये लोग फ्लाइट को न्यूयॉर्क से पेरिस ले गए, जहाँ पहुँचकर इन 5 ने आत्मसमर्पण किया। बाद में अमेरिका में इन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली। इस हाईजैकिंग को अंजाम देने वाले एक मेंबर जूलियन ब्यूसिक ने इस हाईजैकिंग पर एक किताब भी लिखी है, लवर्स एंड मैडमैन, जिसमें उन्होंने अपने और लीड हाईजैकर ज्वेंको ब्यूसिक के प्रेम प्रसंग का जिक्र भी किया है। इस घटना के बारे में मौका मिले तो कभी विस्तार से बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। साथ ही आपको बताते चले कि दी ललन टॉप की खास पेशकश एक नया पैसा के लगातार एपिसोड्स आ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो देखना ना भूलें। यहाँ पर आसान भाषा में क्रिप्टो की टेक्निकल पेचीदगियों को आसानी से समझ सकते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।